दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कहां एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की बातें अंतिम दौर में होने की खबरें आने लगी थी। तमाम मीडिया चैनल इस पर मुहर भी लगा रहे थे। हमने भी अपने स्तर से तस्दीक की तो यही पता चला कि सीट शेयरिंग की बात अंतिम दौर में है और करीब करीब फाइनल हो चुकी है। वो फॉर्मूला भी हम लोगों ने आपको बताया था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, मामला बनता बनता बिगड़ सा गया है। और किस रूप में बिगड़ा है इसका अंदाजा दिल्ली से लेकर पटना तक बैठे हुए लोगों को है कि एक तरफ जहां वोट बैंक की सियासत, दूसरी तरफ जहां एक बार फिर 4 महीने पहले वाली राजनीति शुरू हो गई, और तीसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड को अपने भविष्य की चिंता। इन तीनों मामलों को लेकर बिहार की राजनीति में भाजपा और जदयू का साथ क्या बना रहेगा, ये अब सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि 3 बयान, 48 घंटे और 3 बयान, और इन 3 बयानों ने बिहार की सियासत से लेकर दिल्ली तक, एनडीए सरकार की स्थिरता तक और बिहार में बन रहे सत्ता समीकरणों के सहारे दिल्ली को साधने की कवायद तक, सबको एक झटके में अलग तरीके से, अलग चश्मे से देखने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल अभी 2 दिन पहले नीतीश कुमार के बेहद खासम खास मंत्री अशोक चौधरी का बयान आया। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ रहने के बावजूद जितना काम मुसलमानों के लिए किया है, वो भाजपा के साथ रहकर कोई दूसरी पार्टी का नेता किसी ने किया है क्या? अब इस बयान के 2 मायने हैं। पहला ये कि क्या अशोक चौधरी ने जो बयान दिया वो नीतीश कुमार की सहमति से दिया, और इस बयान से जो सीधा मतलब निकलता है वो यही निकलता है कि अशोक चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी होने का सर्टिफिकेट तो नहीं दिया है, क्योंकि भाजपा के साथ रहकर कोई मुसलमानों का भला नीतीश कुमार के अलावा किसी ने किया है क्या? अगर इस तरह की बातें, इस तरह से उनके कहे गए शब्दों का अर्थ यदि निकल रहा है, तो साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को और मुसलमानों को नीतीश कुमार, वो अशोक चौधरी एक अलग तरीके से देख रहे हैं। और सीधा सीधा ये आरोप लगाने जैसा ही है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की चिंता नहीं करती है। जल में रह के मगर से बैर, उसी गठबंधन में रह के उसी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के ऊपर सवालिया निशान, ये अशोक चौधरी ने स्वाभाविक है अपनी मर्जी से नहीं लगाया होगा। अब जरा उसके बाद की परिस्थितियों को देखिए। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में वही 4 महीने पुराना राग अमित शाह ने फिर से आलाप दिया। जो एक टीवी चैनल के मीडिया कॉन्क्लेव में अमित शाह ने कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, और मुख्यमंत्री चुनाव के बाद नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं, जब ये काउंटर क्वेश्चन पूछा गया, जब सवाल के भीतर से सवाल पूछा गया, इस सवाल को उन्होंने टाल दिया कि ऐसे सवालों के जवाब मीडिया कॉन्क्लेव में नहीं दिए जाते। ये 4 महीने पुराना वाकया है, दिसंबर का वाकया है। और अब एक मीडिया इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सवाल में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यहां जो एंकर महोदय बैठे हुए थे, उन्होंने ये काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में वैसे ही चुनाव लड़ा जाएगा जैसे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का, या एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा गया था, और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदल दिया गया। चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इस पर कोई सवाल उस चैनल के पत्रकार ने, जो अमित शाह का इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने नहीं पूछा। और जब ये सवाल फिर एक बार आकर खड़ा हो गया, तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ी हुई है। हमने भी अपने सूत्रों से पता करने की कोशिश की कि सीएम हाउस के अंदर का नजारा क्या है। तो अब से थोड़ी देर पहले मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री, यदि मेरे सूत्र सही हैं तो मुख्यमंत्री बेहद गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। और मुख्यमंत्री का गुस्सा जब होता है तो वो चुप हो जाते हैं और नए तरीके से फैसले लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जब चुप होते हैं तो कईयों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वैसे मुख्यमंत्री बोलते कम है, और आजकल बोलते हैं तो थोड़ा गुस्सा ज्यादा होते हैं। सदन के अंदर भी लोगों ने देखा कि किस तरह से गुस्सा हो रहे थे। लेकिन इस बीच तीसरा बयान भी आ गया, और तीसरा बयान तो सबसे ताजा तरीन बयान है भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। अश्विनी चौबे ने कहा है कि ये बिहार वासियों की इच्छा है कि बिहार वासियों की इच्छा है कि बाबू जगजीवन राम के बाद
नीतीश कुमार बिहार से दूसरे उप प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जो देश के लिए अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करे। अब नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बने, ये कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब तो यही हुआ कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ दे, चुनाव के पहले ही छोड़ दे। और जब ये बयान आया, उस बयान के बाद ही मैंने अपने सोर्सेज को टटोला, तो यही निकल कर आया कि मुख्यमंत्री बेहद गुस्से में है। और आज से ही नहीं, आज तो गुस्सा कुछ ज्यादा बड़े होने की बातें कही गई। पिछले कई दिनों से वो इस उधेड़-बुन में है कि क्या किया जाए। उनके करीब की जो मंडली है, उसमें ज्यादातर प्रो भाजपा अप्रोच के लोग हैं। चाहे उसमें संजय झा का जिक्र हो, आजकल उनका भी टीवी इंटरव्यू पिछले 2 दिनों से बढ़ा हुआ है। कभी एक चैनल पर, कभी एक गोदी सेठ के चैनल पर, कभी दूसरे गोदी सेठ के चैनल पर। हर जगह वो इंटरव्यू दे रहे हैं। अचानक उनका इंटरव्यू बढ़ गया है। और उसके बाद ललन सिंह का जिक्र हो, ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं और वक्फ संशोधन बिल पर जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में ललन सिंह और संजय झा ने जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी के एकदम सीधे सीधे उसी लाइन पर जाकर खड़ा कर दिया, उससे जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर के बीच भी बड़ी निराशा हुई। और ये बात नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि इस निराशा के दौर में जब कोर वोटर छिटक रहा है, तो चुनावी साल में संजय झा और ललन सिंह की बात सुनी जाए या वोटर्स की बात सुनी जाए। इसी में एक तीसरी परिस्थिति भी है। तीसरी परिस्थिति यह है कि जनता दल यूनाइटेड का जो लेजिस्लेचर है, उन लेजिस्लेचर को यानी विधायक दल के ज्यादातर सदस्यों को यह दिख रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के पास अब खासकर वक्फ संशोधन कानून के बाद 32% वोट तो एक तरफा है। कांग्रेस पार्टी जो कोशिशें कर रही है, खास करके महादलित वोटर के बीच में जिस प्रकार से अपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से सेंधमारी की कोशिशें कर रही है, वो एक अलग परिस्थिति है। तो उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का साथ कितना मजबूती से मिल पाएगा, ये अलग सवाल जेडीयू के जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, उन सबको सता रहा है। चाहे वो सिटिंग एमएलए हो, चाहे जो एमएलए बनने की आकांक्षा रखते हो। और सबसे नीतीश कुमार एक एक कर मिलते भी रहे हैं और उनकी परिस्थितियों को भी देख रहे हैं कि क्या इस गठबंधन के साथ जो 103 सीटें ऑफर किए जाने की बात है कि जेडीयू को महज 3 सीटों से बड़ा भाई बनाकर रखा जाएगा बीजेपी के साथ, तो उस सांकेतिक या सिंबॉलिक बड़े भाई की भूमिका को नीतीश कुमार स्वीकार करने के लिए तैयार है। यही वो सवाल है जिस सवाल के अंत तक पहुंचने के लिए, इस सवाल को टटोलने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की परिस्थितियों को भी टटोलना जरूरी हो जाता है कि राजद क्या चाहता है। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल की 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनाना। और दूसरी, जब तक तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के हालात पैदा ना हो, तब तक नीतीश कुमार के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाए, इस संभावना को खत्म करते रहना और नीतीश कुमार को तब तक के लिए मुख्यमंत्री बनाए रखने की अपनी राजनीतिक व्यवस्था की विवशता को रणनीति की तरह पेश करते हुए आगे बढ़ना। तो ये 2 प्राथमिकताएं राजद की है। तो क्या इन दोनों प्राथमिकताओं को नीतीश कुमार ने समझ लिया है या नीतीश कुमार की कोर टीम के लोगों ने भी समझ लिया है? और इन सब के आगे पिजड़ाबंद तोतों की परिस्थितियां आपको पता है कि क्या है, कि वो क्या कर रहे हैं। दरअसल हालात 2 दिन से बदले हुए हैं और जब 2 दिन से हालात बदले हुए हैं, तो इस बदले हुए हालात के बीच सीट शेयरिंग के मामले पर अंदर खाने एक प्रपोजल जेडीयू को दिया जाना कि आप ही बड़े भाई हैं गठबंधन में और गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका को स्वीकार कर चुनाव लड़े। उसके बाद साफ दिखने लगा है जेडीयू को कि 103 सीटें जो ऑफर की जा रही है, तकरीबन उतनी ही सीटें तो विपक्षी गठबंधन के साथ जाने पर भी मिल जाएंगी। मुख्यमंत्री पद की श्योरिटी भी मिल जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी पता है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर तो 2/3 बहुमत स्पष्ट है, चाहे जो भी गठबंधन चुनाव लड़े। पूरे विपक्ष को पता है और पूरे एनडीए को भी पता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े, तो चूंकि उनके पक्ष में माहौल भले ना हो, नीतीश कुमार के विपक्ष में कोई माहौल हो, नीतीश हटाओ अभियान बिहार में चल रहा हो, ऐसी बातें दूर दूर तक नहीं है। भले ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में खबरें चल रही है या चलाई जा रही है, जो भी वास्तविकता हो मैं नहीं जानता, लेकिन यह बात जरूर है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर देखते देखते लोग ऊब तो गए हैं।
लेकिन नीतीश कुमार का विकल्प नहीं देखकर और जो विकल्प दिखाई दे रहे हैं उन विकल्पों के बारे में वोटर्स के ज्यादातर सेक्शन के मन में एक रिजर्वेशन की जो परिस्थितियां हैं, उस रिजर्वेशन की परिस्थितियों में यथास्थितिवाद की परिस्थिति ही बिहार के वोटर के सामने है। तो दोनों खेमों को यह पता है कि बिहार का चुनावी नतीजा किस दिशा में जा सकता है। कोई चिराग मॉडल भी क्लियर नहीं दिख रहा। बेशक आधा दर्जन चिराग मॉडल अपनाए जाने की तैयारी है, लेकिन उन आधा दर्जन चिराग मॉडल में चिराग पासवान की पार्टी जितना बड़ा जनाधार किसी के पास नहीं है जो वो वोट काटने की स्थिति में कैंडिडेट देकर किसी के समीकरणों को बिगाड़ पाने की स्थिति में हो। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बिहार की राजनीति में अमित शाह का इंटरव्यू, अशोक चौधरी का बयान और उन सबसे बड़ा अश्विनी चौबे का बयान, ये बहुत मायने रखता है। अभी कुछ महीने पहले आपको याद होगा क्या कहा गया था। भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने कह दिया था कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। मतलब नवीन पटनायक जिस स्थिति में पहुंचा दिए गए, तो नवीन पटनायक के साथ नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। ये बात तो सभी समझ रहे थे और इस कदर समझ रहे थे कि नीतीश कुमार ने कुछ दिनों के लिए अपनी प्रगति यात्रा रोक करके घर बैठने का फैसला भी कर लिया था। और तब स्थितियों को जिस प्रकार से सुलझाने की कोशिशें हुई, उन कोशिशों में अब तक यही है कि नीतीश कुमार को मुगालते में रखा जाए, लगातार नीतीश कुमार को बहला फुसला कर एक तरह से गठबंधन में रखा जाए। लेकिन इस बात को लोग बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार किसी के झांसे में आ जाएंगे, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आज तक यही देखा गया। बहुत हार्ड पॉलिटिकल बार्गेनिंग नीतीश कुमार करते हैं और उस हार्ड पॉलिटिकल बार्गेनिंग के बूते ही चाहे उनके विधायकों की संख्या 115 रही हो, चाहे 43 रही हो, हमेशा वही मुख्यमंत्री रहे। चाहे उनकी पार्टी विधानसभा में पहले नंबर पर थी, तब भी वही मुख्यमंत्री। चाहे उनकी पार्टी विधानसभा में दूसरे नंबर पर थी, तब भी वही मुख्यमंत्री। चाहे उनकी पार्टी विधानसभा में अब तीसरे नंबर पर है, तब भी वही मुख्यमंत्री। तो यह विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग की ताकत के बूते हुआ है। और जिस प्रकार के सामाजिक समीकरणों में पिछड़ा में अति पिछड़ा उसको इंपावर्ड करना, दलित में महादलित उसके सशक्तिकरण की दिशा में संविधान के द्वारा दिए गए सीमित दायरे में ही सही लेकिन कोशिश करना, और इन सब के आगे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नैरेटिव का बिखर जाना, खासकर कास्ट सेंसस के बाद, जातीय जनगणना के बाद। अब बिहार में कौन पिछड़ा और अगड़ा की बात कर रहा है, कौन अति पिछड़ा की बात कर रहा है? ज्यादातर लोग, ज्यादातर नेता अपने जातीय खांचे में फिट हो गए। कोई यादव का नेता है, कोई कुर्मी का नेता है, कोई भूमिहार का नेता है, कोई ब्राह्मण का नेता है, कोई राजपूत का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई तेली का नेता है, कोई जायसवाल का नेता है, कोई पासवान का नेता है, कोई रविदास का नेता है, कोई मल्लाह का नेता है। हर बिरादरी के नेता खड़े हो गए। तो जब इतनी सारी बिरादरियां और इतनी सारी सैकड़ों बिरादरियों के नेता जब बिहार में खड़े हो गए हैं, तो उस परिस्थिति में अगड़ा और पिछड़ा की बातें करने के लिए तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि वो लाइन कामयाब नहीं होनी है। कामयाबी भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि नीतीश कुमार को रखा जाए या छोड़ा जाए। छोड़ने की स्थिति में दिल्ली सरकार डगमगाएगी, तो साथ रखने के लिए सिंबॉलिक बड़ा भाई बनाने के लिए 2-3 सीटें ज्यादा का ऑफर भी दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव के बाद ऐसे हालात भी पैदा किए जा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार चुनाव लड़े, तो चुनाव में यदि बहुमत मिले तो बिना नीतीश कुमार की पार्टी के महाराष्ट्र की तरह ही 122 का आंकड़ा छू लिया जाए या उसके करीब पहुंच जाया जाए। अब 103 सीटें ऑफर की जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि जो छोटे अलायंस पार्टनर है, सबको पता है वो बीजेपी के खेमे में है। यानी 140 सीटें बीजेपी और उसके छोटे अलायंस पार्टनर लड़ेंगे। तो ये भी नीतीश कुमार देख रहे हैं कि इन 140 में 110 या 120 तो नहीं जीत लेंगे। और नीतीश कुमार की बेचैनी, नीतीश कुमार का कथित गुस्सा, नीतीश कुमार की राजनीति और इन सब के भीतर इंडिया गठबंधन के अंदर अब तक सीट शेयरिंग के मामले में सामंजस्य का नहीं बन पाना, औपचारिक बैठकों का सिलसिला भी शुरू नहीं हो पाना, यह भी एक अलग तस्वीर सामने लाता है कि कहीं किसी का इंतजार तो नहीं हो रहा। वैसे एनडीए कैंप में भी एक पार्टनर का इंतजार हो रहा है, मुकेश सहनी का, कि आ जाते तो बेहतर होता। लेकिन इंडिया कैंप में तो बड़े पार्टनर के इंतजार होने की खबरें आ रही है। देखते जाइए,
रास्ता कैसे निकलता है, लेकिन अश्विनी चौबे और अमित शाह के बयान के बाद और खासकर इसके ठीक पहले अशोक चौधरी ने जो तंज कसा, उसमें भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से इशारों इशारों में निशाना था, उसके बाद अब कहने के लिए कुछ बच नहीं जाता है कि बिहार की सियासत में क्या होना है। लेकिन हाँ, 14 अप्रैल को खरमास खत्म हो रहा है बिहार की राजनीति में, और बिहार के समाज में पारंपरिक तौर पर खरमास का महीना अशुभ माना जाता है। तो 14 तारीख तक तो बिहार में कुछ नहीं होगा, ये तय मानिए कि 14 तारीख तक बिहार में कुछ नहीं होगा। लेकिन 14 के बाद की सियासत क्या इसी तरह से ठहरे हुए पानी की तरह रहेगी? थोड़ा इंतजार कीजिए, एनडीए की सीट शेयरिंग ज्यादा प्रभावी साबित होगी, या फिर नीतीश कुमार की राजनीतिक बेचैनी और राजनीतिक असुरक्षा की भावना ये ज्यादा प्रभावी रूप से सामने आएगी। इसी के बीच बिहार फंसा हुआ है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।